अस्सलामुअलैकुम। आज के अखबार के साथ मैं औराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, रही ना ताकत गुफ्तार और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। दौलत और पैसा ताकत का सरचश्मा है। सियासत में भी सरमायाकारी होती है क्या? वडेरे और जागीरदार, खानजादे और नवाबजादे ही सियासत में क्यों हैं? गरीब क्यों सियासतदान नहीं बन सकता और सियासतदान क्यों गरीब नहीं होता? अजीब सवालों में उलझे हैं हम। ये ख़रीदो फरोख्त क्या रवायत है? अगर रवायत है तो जमहूरियत क्या है? हुकूमत हारे तो कहा जाता है जमहूरियत हार गई, अपोजिशन हारे तो फिर भी कहा जाता है जमहूरियत ही हार गई। जाने क्यों समझ नहीं आ रही कि हमारे मुल्क के इंतखाबात में हारता और जीतता कौन है। बल्कि ये कहा जाए तो गलत ना होगा, हमारे यहाँ जीतती भी जमहूरियत है और हारती भी जमहूरियत ही है। ये भी कहा जाता है कि बसात लपेटी जा सकती है, और कहते कौन हैं? वही मुंतखब नुमाइंदे जिन्हें अवाम ऐवानों तक लाते हैं और ख़ुद सिर्फ धक्के खाते हैं। मेंबरान असम्बली की मराअत के बिल कसरत राय से मंजूर हो जाते हैं, और गरीब आवाम के लिए कानून बनाना हो तो लड़ाई। नौकरी के लिए वोट डालते हैं, सरकार नौकर भी नहीं बनाती। फिर जिन्हें अमीन बनाकर ऐवान तक पहुंचाते हैं, वही फिर लूट के अपनी राह लेते हैं। आखिर कब बदलेंगे हम? बकौल शायर, हर तरफ आम है बदनाम सियासत का चलन, हर तरफ आम है बदनाम सियासत का चलन, सब्र से काम लो जज्बात पे काबू रखो। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तेज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूं। दो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे स्टूडियो में। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ मशीर बराए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर गुल इखलाक हुसैन एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम गुल इखलाक। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, दूसरी शख्सियत का तारुफ कराता चलूँ। उनका ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है और अच्छा खासा तजर्बा है और तजर्बे की तौरत भी अच्छी खासी है। मेरे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन लाहौर से ब्यूरो चीफ सच न्यूज़ लाहौर बाहर हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम बाहर साहब। वालेकुम सलाम जनाब। महर साहब, आपकी शिरकत वक्त और तजिए का भी शुक्रिया, और गुल इखलाक साहब आपकी आमद का शुक्रिया। मैं जानता हूँ मसरूफियत है, इसके बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चैलेंजेस के मुकाबले का अज़्म। कहते हैं खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान खतरात के बावजूद असलहे की दौड़ में शामिल नहीं हुआ। अमन काविशों को दुनिया ने सराहा। और मज़ीद उन्होंने कहा, माजी दफन कर दें, पड़ोसी साजगार माहौल बनाए। कैसे देख रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा सिपह सालार, उनका बयान, और स्पेशली वाज़े किया है उन्होंने दुश्मन पर। और ये बात तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने बार बार अमन की कोशिश भी की, मुज़ाकरात की कोशिश की, और पायदार अमन के लिए वाकई मसला कश्मीर का हल जो है नागुज़ीर है। तो सिपह सालार के ये जुमले कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, उन सब आपका बहुत शुक्रिया। देखिए ना सब, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात की, तो जो अगर हम देखेंगे 14 अगस्त 1947 से लेकर उससे पहले भी अगर हम जाएँ तो तरीके पाकिस्तान देख लें तो जो इंडियन थे, जो हिंदूज़म जो है वो तो पाकिस्तान के पहले दिन से ही ख़िलाफ़ था, और वो तो चाहते ही नहीं थे कि ये जो इंडिया जो है ये तकसीम हो और इस यहाँ पर एक दूसरा मुल्क बने। बहरहाल वो कायदे आज़म और हमारे जो मुसलमान हिंद थे, उन्होंने इस वक्त कोशिशें की। उनकी कुर्बानियों की वजह से लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जानें दी, और ये 14 अगस्त 1947 को क़याम पाकिस्तान का अमल में लाया गया। तो डे फर्स्ट से देख लें कि आज तक 1947 में जब पार्टीशन हुई तो महाजरीन यहाँ पर आए तो उनके साथ जो कुछ किया गया, फिर 1948 का आप देख रहे हैं कि किस तरह कश्मीर पर जो कब्ज़ा किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इंडिया जो है अगर पाकिस्तान को पहले दिन से दिल से तस्लीम कर लेता तो आज यहाँ तक हालात ना होते, और दोनों मुल्क जो है वो इस वक्त जो है वो बड़े बेहतरीन अंदाज में दोनों मुल्क के अवाम अपनी ज़िंदगी गुजारे होते थे।
अब जो है उन जंगों का असर क्या हो रहा है कि हम जो है इंडिया में भी जो है आप देख लें कि बेशुमार लोग जो है गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और पाकिस्तान में भी कोई हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर भी महंगाई, बेरोज़गारी और जो दीगर अवामिल हैं, तो उसकी बुनियादी वजह इन दोनों ममालिक की दुश्मनी है। तो मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का जो बयान है वो बिल्कुल ठीक है कि अब दुश्मनी को छोड़ें, जो जितने भी मसाइल हैं उनको हल करें, और बाकी मसाइल अगर हल कर भी देते हैं और मसला कश्मीर को हल नहीं करते तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे खित्ते के लिए ये मसला बनता जा रहा है। राना साहब, ये पूरा खित्ता नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए ये एक फ्लैश पॉइंट बन चुका है। अब चूँकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है वो एटमी ताकतें हैं, और इस कश्मीर की इशू की वजह से किसी भी वक्त जो है दोनों मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ सकती है। लास्ट ईयर आपने 27 फरवरी को देखा जब इंडिया ने एक फ्लैग ऑपरेशन किया, फॉल्स फ्लैग, उसमें भी देख लें हुआ। फिर जब उन्होंने उसका बहाना बनाकर जब पाकिस्तान पर चढ़ाई की और जब हमारे शाहीनों ने जब उनकी जासूसों को गिराया, तो उसके बाद हालात बन चुके थे। उस वक्त भी हुकूमत पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारी जो अस्करी क़यादत थी, उन्होंने दनिशमंदाना फैसला किया और हालात को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो इंडियन पायलट था अभिनंदन को उन्होंने वापस भेज दिया। मसला कि पाकिस्तान तो जो है वो हमेशा से शुरू से ये चाह रहा है कि खित्ते में अमन होना चाहिए, लेकिन ये इंडियन जो है चूँकि अब वो बीजेपी है, वो उसकी तो बुनियाद ही मुस्लिम दुश्मनी पर है। और इंडिया चाहता है कि पूरे जिस तरह बाकी ममालिक के खित्ते के अंदर नेपाल, जो दूसरे भूटान वगैरह हैं, बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान भी जो है वो उनके के ज़ेर साया रहे और उनकी कॉलोनी बनकर रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और हमने ये मुल्क लिया इसीलिए था कि हम हिंदुइज़्म के नीचे नहीं रहना चाहते। गुल अखलाक साहब, इंडिया ने कई बार मुँह की खाई, दंदान चिकन जवाब दिया जाता है। दुनिया भी जानती है पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तान की फोर्सेस की सलाहियत को, लेकिन इसके बावजूद आखिर वो कौन सी हठधर्मी है, क्यों बाज नहीं आता भारत? और जो मजालम उसने ढाए हैं, यानी अगर कश्मीर के हवाले से बात करें तो ऐसी ऐसी बात है, यानी मजालम के अंबार लगा दिए गए, जबर तशद्दुद, जुल्म, पैलेट गन्स का इस्तेमाल, बेनाई से महरूम करना, इसमत दरी और नस्ल कुशी, यानी क्या कुछ नहीं किया भारत। उनकी जो हिंदुइज़्म जो है वो उसमें तो बिलखुसूस बीजेपी, रशिया, आरएसएस और ये जो तंजीमें हैं, इनके तो स्लोगन जो है वो मुस्लिम दुश्मनी पर है। जिस तरह अब जो प्राइम मिनिस्टर है इंडियन का मोदी जो है, जो उसने गुजरात में किया था, जब ये सीएम गुजरात था, वहाँ पर जो उसने किया, मुसलमानों की बेशुमार हज़ारों की तादाद में मुसलमानों को जो है वो कत्ल किया गया, उनकी करोड़ों और अरबों की जो प्रॉपर्टी है उसको बर्बाद किया गया। और अब जब से मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर बना है इंडिया का, उसके बाद कश्मीर के अंदर जो कुछ और है, पिछले 6-7 सालों से मोदी के आने के बाद कश्मीर में तो बिल्कुल तबाही की जा रही है। और पिछले 1.5 साल से जो वहाँ पर जो गैर एलानिया कर्फ्यू लगाया गया है 35A और 370 आर्टिकल का जो है उसको ख़त्म करने के बाद, वहाँ पर तो जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो चुकी है। और मैं सलाम पेश करता हूँ उन कश्मीरी माओं को, उन बहनों को, उन भाइयों को, जिनके जज्बा हुर्रियत में तमाम तर तशद्दुद के बावजूद भी और तमाम तर जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद भी उनके जज्बा हुर्रियत में कमी नहीं आई। वो आज भी सीना सपर होकर उनके फोर्सेस का मुकाबला कर रहे हैं और उनका एक ही नारा है कि हम लेकर रहेंगे आज़ादी और इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाअल्लाह जी। चलें हम चलते हैं ज़रा माहिर हमीद की जानब, उनसे पूछते हैं। माहिर साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान खतरात के बावजूद असले की दौड़ में शामिल नहीं हुआ। अमन काविशों को दुनिया ने सराहा है और इसमें कोई शक नहीं, बल्कि भारत भी ये जानता है पाकिस्तान की सलाहियतों को, लेकिन इसके बावजूद वो हठधर्मी करता है। तो कैसे देख रहे हैं सिपा सालार की बातें? जी देखें राना साहब, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जानिब से हमेशा जो है अमन की तरफ जो है हाथ बढ़ाया गया है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है। लेकिन आप देखें कि इंडिया की जानिब से बारहा जो है कोई ना कोई ऐसा इशू खड़ा किया जाता है, जैसे जो है दोस्ती की तरफ कोई मामलात बढ़ते हैं तो कोई ना कोई ये अपना गुल खिला देते हैं। ये असल में ना इनकी गलत फहमी है, इंडिया की ये गलत फहमी है, वो हमें कमज़ोर समझता है। हालांकि हर मोड़ पे हमारे जो है फोर्सेस ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। उसके अलावा आप देखें कि कोई कश्मीर पे आप कितना जुल्म कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान पे थोड़ा जुल्म किया है। आपको अगर याद कराएं तो आपने पाकिस्तान के हर जगह पे मदाखलत की, आपने हमारे बलूचिस्तान में कितनी दहशत गर्दी कराई, आपने इंडिया में कितनी कराई, आपके कितने लोग यहाँ से गिरफ्तार किए गए,
ठीक है, लेकिन फिर भी हम जाके, हम सब्र वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, तो फिर हम आके रुक जाते हैं कि नहीं यार हमारा हमसाया क्योंकि हमें हमारे इस्लाम में जो है हमसाए के जो हकूक़ जो है कहा गया है, हम उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर हमसाए के हकूक़ की तरफ जो है बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इंडिया को ये समझ नहीं आ रही, और ये मुझे लगता है कि जब तक कोई ऐसा, देखें कोई भी बड़ा इशू बनता है, जो है कहीं से जा रहा है, ये मुद्दा डाल देते हैं जी पाकिस्तान की तरफ, हर तरफ पाकिस्तान की तरफ, इनके उधर जो है पटाखा फूट जाए तो वो राना साहब ये कहते हैं जी पाकिस्तान, मगर हम कबूतर चला जाए, गुब्बारा चला जाए, वो तो वैसे ही खौफजदा रहते हैं पाकिस्तान से। मुझे तो लगता है इधर से जाने वाली हवा भी शायद उनके लिए कोई अजाब बन जाती है, डर और खौफ के सूरत हाल पैदा हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद हठधर्मी बरकरार है, कश्मीरियों के साथ वही सलूक रवा रखे हुए हैं। देखिए अब उनके पास और तो कोई चारा नहीं है, क्योंकि जब इधर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इधर से तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिलता है, इधर से तो फिर गोलियों के थरथराहट की आवाज़ें आती हैं उनको, ठीक है। अब उस तरफ तो इनका कोई बात नहीं चल रहा। अब देखें वो कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं, हमारी माएँ हैं, आप जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, और देखें आपका जुल्म रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। दूसरी जानब आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ जो है कोई रिस्पॉन्स, इसका हल एक ही है राना आदिल साहब कि हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं, अल्लाह इनको जो है हिदायत दे। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे मुस्लिम ममालिक को अल्लाह हिदायत दे और ये एक पेज पे आ जाएं, और ये जैसे वो एक हो जाते हैं। आप देखें हिंदू हैं, इसराइल है, ये सारे जब भी होता है पाकिस्तान के जब खिलाफ कोई चीज़ आती है तो ये एक हो जाते हैं। तो मैं सलाम पेश करता हूँ अपने जो है पाक आर्मी को कि उन्होंने हमेशा पॉजिटिव जो है वो कदम उठाया है, और हमेशा उन्होंने जो है बात की कि जो है बातचीत से मसले का हल हो। लेकिन इनकी ये बिल्कुल जो है इनको समझ नहीं आ रही। आखिर कोई ना कोई एक दिन बड़ा नुकसान होगा और उसके बाद ये जाके जो समझेंगे कि पाकिस्तान जो है का सही मौक़िफ़ है। मैं कह रहा हूँ कि हम आज भी कहते हैं कि इंडिया हमारा हमसाया, हम उनके साथ ताल्लुकात जो है, हमारी हुकूमत बेहतर चाहती है, हमारी आर्मी बेहतर चाहती है, हमारी आवाम भी चाहती है कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। तो मोदी अभी आप अपने मुल्क के तो मसाइल हल करो भाई, ठीक है। बिल्कुल, बल्कि वहां पे तो सिख बरादरी के साथ भी जो हो रहा है, देखिए आप सिख को नहीं छोड़ रहे, आप मुसलमानों की नस्लकुशी कर रहे हैं। आप मैंने देखा कि हिंदुओं के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। आपके मुल्क में गुर्बत इतनी ज़्यादा हो गई है, आपको उधर ना गुर्बत की पड़ी है, ना आपको दूसरे किसी के जज्बात की पड़ी है, दूसरे किसी मज़हब की। आप सिख को आप परेशान कर रहे हैं, मुसलमान को आप परेशान कर रहे हैं, जितने भी तबके आपसे तंग है। महंगाई आपके इतने बढ़ गई है कि वहाँ जो है लोग फाके कशी पे मजबूर है। कोई आपको लगता है बाहर साहब, आपको लगता है कि भारत को कोई अक्ल आएगी इन बयानात से जो आर्मी चीफ कह रहे हैं? देखिए ये बयानात हमारे पहले भी सिपा सलार रहे हैं, उनकी जानिब से भी होता है, और हर दफ़ा राना साहब जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है। हमारी हुकूमतों का देखें, यहाँ तक कि आप बगैर वीज़ों के हमारे पिछले अदवार में आप हमारे मुल्क में आ गए, जहाज़ आपका पूरा आ गया, आप एक प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, ठीक है, तो आप फिर चले जाते। फिर भी देखिए हम आपसे प्यार कर रहे, ठीक है, आपका वो अभिनंदन आता है, हम फिर भी कहते हैं यार ये ले जाओ, ठीक है, ले जाओ यार। किसी तरीके हो सकता है कि हमारी ये मोहब्बत को समझ सके, लेकिन ये हमारी मोहब्बत को समझ ही नहीं रहे। और मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा इक़दाम है हमारे सिपा सलार का, हमारी हुकूमत का भी बड़ा अच्छा इक़दाम है। चलें, यानी भारत अपनी हठधर्मी पे बरकरार रखे हुए अपनी हठधर्मी को, बहरहाल इसका हल तो वाकई कोई ऐसा ही होगा। गुल इखलाक साहब, मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ, सियासत पे बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे मामलात में मुकम्मल आज़ाद हैं, 5 साल बाद पता चल जाएगा किसने क्या काम किया। गुज़िश्ता हुकूमतों का किया आज भी भुगत रहे हैं, हुकूमत फलाही मंसूबे जारी रखेगी। गुल इखलाक साहब, आपको नहीं लगता कि वो जो 100 दिन वाला सिलसिला, 6 माह वाला सिलसिला 5 साल पर चला गया, 2 साल का सिलसिला, यानी ये सारी की सारी सूरत हाल, और अभी तक हुकूमत, हालिया हुकूमत जिसका अच्छा खासा दौरानिया गुजर गया है, वो अब भी यही मांग रही है कि जी 5 साल पूरे होंगे तो फिर कोई जवाब देंगे? देखिए राना साहब, खान साहब ने बात की है, वज़ीर साहब ने, कि मौजूदा जो हुकूमत, एक तो विरसे में बहुत सारी चीज़ें मिली थी, मतलब जब ये पनामा स्कैंडल हुआ, मैं थोड़ा माजी में जाऊँ तो नून लीग को अंदाज़ा था कि अब अगली हुकूमत हमारी नहीं है, तो उन्होंने जानबूझकर इस किस्म के मामलात किए इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ, कि अगर आने वाली जो भी हुकूमत हो
तो वो जो है वो बिल्कुल उसके लिए एक मुसीबत बन जाए। फिर वो पुराने मामलात, और प्लस अब देख लें कि 2019 में कोविड आ गया। अब उस कोविड की वजह से पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त जो है वो माशी तौर पर तो बर्बाद हो चुकी है। बिल्कुल आप देखें ना, किस तरह यूरोप में देख लें, अमेरिका देख लें, जो डेवलप ममालिक हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ पर उनकी इकानमी जो है वो बैठ गई है। पाकिस्तान जैसे फिर भी एक गरीब मुल्क है, कर्ज़ों में झगड़ा हुआ मुल्क है, तो उसके बावजूद ये कुछ परेशानियां हैं माशी तौर पर, ये सारी दुनिया के लिए बनी है और पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस कुछ मामला कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। तो ये वाकई इस वक्त अवाम जो है वो बहुत परेशान है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन ये पूरा वज़ीर आज़म मजीद जो 5 साल का कह देते हैं कि 5 साल बाद पूछें, तो अवाम क्या तब तक यही सूरत हाल बर्दाश्त करेगी? देखें अब देखिए एक हमारा जो एक जमहूरी एक प्रोसेस है, जैसे आपने इंटरव्यू में कहा था, जो एक जमहूरियत है, 5 साल आपने अगर दिया इनको तो 5 साल पूरा आजमा के देखें ना, कि ऐसा ना हो कि अगर 5 साल से पहले अगर हुकूमत चली जाती है तो कम अज़ कम कल ये एक जवाब होना रहे हुकूमत के पास कि अगर हमें 5 साल मिल जाते तो हम ये कर जाते। तो ये चीज़ है कि 5 साल पूरे देने चाहिए। ये तो 5 साल बाद भी अगर उन्होंने यही कह दिया कि हम तो पिछलों का किया नहीं, अगर तो वो देखें ना, अवाम जो है वो बेहतरीन मुनसफ है, वो बेहतरीन जजमेंट देने वाली है, वो फिर 5 साल बाद जो उनका रिजल्ट उनको मिल जाएगा। अगर अच्छे काम किए हुकूमत ने, पॉलिसियाँ ठीक रहे, अगर 5 साल के अंदर एक मामला को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आप देखिएगा कि रैक्स हुकूमत ही नहीं किया है, पाकिस्तान के इंसाफ की होगी। लेकिन अगर ऐसी कोई सूरत हाल नजर आती, कोई ग्राफ बेहतर नजर आता है? नहीं, देखिए सिर्फ मैं बताऊँ, अगर एक चीज़ है, अगर बाकी मामला ठीक है, एक सिर्फ महंगाई को थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए तो फिर तकरीबन आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो आम आदमी के लिए या बुनियादी मसला तो महंगाई है। बिल्कुल आम आदमी के लिए उसकी रोजी रोटी है, उसका खाना पीना है, वो चीज़ें वहाँ पर फोकस करना चाहिए खान साहब को, हमारी हुकूमत को भी, क्योंकि कम अज़ कम आवाम को ये रिलीफ मिलना चाहिए। और ये मैं बताऊँगा इंशाल्लाह अब 5 साल पूरे दें, 5 साल बाद रिजल्ट इंशाल्लाह बेहतर क्या होता है। मैं ज़रा माहिर हमीद की जानिब चलता हूँ। माहिर, पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ा याद है आपने पिछले प्रोग्राम में वाज़े तौर पे ये कहा था कि कहीं नहीं जा रही है हुकूमत, खान साहब मजबूत हैं, खान साहब की काबीना भी रहेगी, और बल्कि आपने सेनेट चेयरमैन सेनेट के हवाले से वाज़े तौर पे कहा था कि खान साहब जीतेंगे। वाकई हो तो वही सब कुछ किया है, चाहे अक्सरियत है, अकलियत है, अजीब अजीब किस्म के नताइज आते हैं, लेकिन इसके बावजूद खान साहब की हुकूमत बरकरार है। चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, वो सारे के सारे PTI से हैं। तो आखिर वो मज़ीद अब क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कि वो सारी सूरत हाल तो जूं की तूं है जैसी आपने बताई थी। एक तो अब आगे आने वाले जो दौर है उसमें क्या सूरत हाल है, बाकी मादा जो वक्त बाकी रह गया है PTI का, और दूसरा कोई अवाम के लिए भी कुछ होगा कि नहीं? देखिए इस वक्त खान साहब जो है वो एक मसले से निकलते हैं ना तो वो दूसरे में फंस जाते हैं। तो अभी आप देखें कि जो हमने पिछले से पिछले 2 प्रोग्राम किए, PDM पे किया, ठीक है, लोग कह रहे थे, हमारे सारे दोस्त कह रहे थे, मीडिया पर्सन, कि PDM ये कर देगी, PDM वो कर देगी। तो अदील साहब, मैंने आपको ये याद होगा कि कहा था कि PDM एक पेज पे नहीं है, ये एक दूसरे को जो है ना वो बिल्कुल मुझे याद है। और वही बात, ठीक है। अभी खान साहब के हवाले से मैं फिर ये बात कर रहा हूँ, आज ये फिर बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ कि अभी भी कल कोई लोग कह रहे थे जी ये हो जाएगा, नवाज शरीफ वापस आ रहा है, ये हो जाए, नवाज शरीफ वापस आ जाए, सारे आ जाए वापस, लेकिन खान साहब की हुकूमत भी रहेगी। खान साहब को ये सियासी जो है डैमेज नहीं कर सकते। जब PDM सारे ये मुल्क के हवारी इकट्ठे हुए, ठीक है, मुल्क को लूटने वाले इकट्ठे हुए, तो भी खान साहब को कुछ नहीं हुआ। लेकिन खान साहब, आपको, मेरे कप्तान, आपको सोचना होगा, इस वक्त जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, जो गुर्बत है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, ठीक है। आप सिर्फ देखिए महंगाई जो है, महंगाई, अभी मेरे गुल साहब जो भाई हैं वो कह रहे हैं, वो उनकी बात ठीक है कि महंगाई कंट्रोल कैसे होगी, कि खान साहब आपके साथ भी वही माफिया बैठा हुआ है। आप उस माफिया की तरफ देखें कि 5 रुपए की चीज़ जो है वो 20 रुपए में फ़रोख्त हो रही है। आपके जो है प्राइस कंट्रोल जो है उसकी कारकर्दगी ज़ीरो है, ठीक है। आपके डिप्टी कमिश्नर की कारकर्दगी ज़ीरो है, आपके असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी ज़ीरो है, क्राइम रेट जो है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। लेकिन मार साहब, मार हमीद साहब, जिम्मेदार कौन है, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जिम्मेदार देखें, खान साहब के साथ जो टीम अच्छी नहीं है, जो खान साहब जिन पे भरोसा करके बैठे हुए हैं, वही चीज़ है। क्योंकि अभी मैंने कोई 2-3 शहरों में गया हूँ, राना आदिल साहब, तो मैंने देखा कि लोगों की लाइन लगी हुई। अब मैंने समझा ये यहाँ को खैरात बट रही है इसलिए लाइन लगी हुई है, फिर मैंने देखा नहीं यार यहाँ को देग होगी चावलों की, वो बट रही होगी, ठीक है। आगे मैं आगे होकर देखा तो
आटे के छोटे छोटे तोड़े पड़े हुए थे, जिसको हम गट्टू भी कहते हैं, तो वहाँ लेडीज़, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे भाई बुजुर्ग लाइन में लगे हुए हैं। खान साहब, आप जो है अगर नहीं कंट्रोल करते, ये देखें, आपने यही कहना है कि पिछली हुकूमत, लेकिन आपने बड़े दावे किए हैं अवाम के साथ। आपने 100 दिन का प्लान दिया था कि 100 दिन में हम जो है सब कुछ बदल देंगे, लेकिन हमें पता है कि इस वक्त मुल्क जो है बुरान में है, लेकिन इसको आपने कहा था कि हम करप्शन खत्म करेंगे और मुल्क तरक्की करेगा। ना तो आप करप्शन खत्म कर पाए, करप्शन नहीं आपके तो मुल्क में अब ये जो 5 साल का है। उन्होंने बोला है, 5 साल में कुछ हो जाएगा, बाकी का जो दौर रहता है दौरानिया, नहीं, इसमें तो कुछ नहीं होने वाला। ये गुल अच्छा। साहब, आप भी इत्तेफाक करें ना करें, हर बंदे का अपना नजरिया है। ना आपकी महंगाई कम होगी, ना आपकी जो है ये अमन अमान की सूरत आप देख लें, और ना करप्शन। आप, मैं कह रहा हूं, सिर्फ राना साहब, मेरा खान साहब को एक गुजारिश है, मशवरा है, ठीक है, मैं खान साहब का बड़ा फैन हूं, ठीक है, मैं बिल्कुल मैं जानता हूं, आप बहुत सपोर्टर हैं जी। मैं सिर्फ एक बात करता हूं, आप स्कूलों पे तवज्जो दें। आपने ये काले पीले स्कूल, इंग्लिश नामों वाले स्कूल, हमारी सारी एजुकेशन वहाँ चली गई। जो माफिया था, एक एक बच्चे की फीस जो है वो 10-10, 15,000 है, आप उसको कंट्रोल करें। आप दवाइयाँ जो हमारी, सुने, दवाइयों की कीमतें आप कंट्रोल करें। अस्पताल में लोग जो है तड़प तड़प के गवर्नमेंट के मर जाते हैं। अच्छा, जो गवर्नमेंट के आप, लेकिन बात साहब, ये तो ख्वाहिश है ना, मुतालबा है, मेरा भी होगा, आम आदमी का भी होगा, आपका भी है, लेकिन कोई तब्दीली आने के चांसेस हैं? ये सब कुछ कंट्रोल होने के नहीं, इसमें तो हमारे दो राना साहब, जो हमारे दोस्त बैठे हैं ना कि दूध और शहद की नहरें चलने वाली हैं, हर शहर से गुजरेगी, हम पिएंगे, दूध भी पिएंगे, मीठा दूध पिएंगे शहद वाला, वो ये बिल्कुल ये इस गलतफहमी में ना रहे। ये मजीद जो है यही सिलसिला चलेगा, महंगाई और बढ़ेगी, ठीक है, और खान साहब को और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि खान साहब जो है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में उनकी कुर्सी कहां देख रहे हैं फिर आप? कुर्सी उनकी रहेगी खान, क्योंकि अभी सारी सूरत हाल के बावजूद कुर्सी रहेगी। सुने, उनको खतरा था पीडीएम से, ठीक है, नहीं, अवाम से कोई खतरा नहीं है आपकी नजर में? अवाम बेचारी क्या करे, पत्ती ले आती है तो चीनी खत्म हो जाती है, चीनी ले आती है तो बच्चे के पैम्पर खत्म हो जाते, वो तो इस टेंशन से निकल ही नहीं रहा। वो भी पता नहीं कौन ले आते होंगे, वरना लोगों को आटा चीनी दाल ही नहीं मिल रही, और उसके जो निर्ख हैं, जो कीमत है उसकी बढ़, महंगाई इतनी हकीकत बात है, लोग बड़े परेशान है, बड़े सफेद पोस्ट लोग जो हैं वो परेशान है। अच्छा राना साहब, थोड़ा आगे चलते हैं। पर चौधरी परवेज इलाही थे, उनसे भी थोड़ा खतरा होता था खान साहब, अब उनके साथ भी मामला तय पा गए, सब कुछ हो गया। तो अभी खान साहब को कोई, यानी कि सियासी तौर पे डैमेज कहीं नहीं हो सकते, लेकिन खान साहब को इस अवाम का सोचना होगा। फिर मैं यही कहूंगा कि अगर आप डिलीवर नहीं करते, ठीक है, आपको सपोर्ट बहुत है खान साहब, लेकिन डिलीवर भी करें, कुछ ना कुछ वादे जो आवाम से डिलीवर करना होगा, दो वादे पूरे कर, हर हाल में वादे पूरे करने होंगे, एक वादा पूरा कर लें। मैं जरा आगे बढ़ता हूं। करप्शन का आपने वादा किया, करप्शन भी खत्म नहीं हुई। सही। गुल अखलाक साहब, पीडीएम मुतहर्रक, नवाज शरीफ और फजल रहमान का आसिफ जरदारी से रब्ता, इत्तेहाद कायम रखने पर इत्तफाक, जेल भरो तहरीक पर तबादला ख्याल, कारकुनान को लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहने की हदायत। अब ये कौम कितना बर्दाश्त करेगी? ये पीडीएम की तारीखें तो बहुत ज़्यादा हो गई, दावे भी बहुत ज़्यादा हो गए, बल्कि हालिया जो आखिरी इजलास हुआ है जिसकी सरपरस्ती कर रहे थे मौलाना फजल रहमान, वो तो तितर बितर वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब भी ये राब्ते भी बरकरार हैं, उन राब्तों के बाद भी इत्तफाकात हो रहे हैं, हदायत जारी की जा रही हैं, कैसे देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, आपकी इस बात से पहले मैं एक बात करूंगा। मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ मौलाना हमीद साहब ने जो बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जिस मोटो लेकर आए थे वो था करप्शन का खात्मा। बिल्कुल वो उसमें मैं समझता हूँ, मैं खुद जो है वो प्रो पीटीआई ही हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उसमें हमें कोई कामयाबी, खातरखा कामयाबी नहीं हुई। उसकी बड़ी वजह जो है वो है हमारी ब्यूरोक्रेसी। हमारे साथ बात कर रहे थे ACDC, ये बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी इन इंतजामिया की है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, ये इस मुल्क की तबाही की और बर्बादी की जिम्मेदार जो है वो ब्यूरोक्रेसी है। आप देख लें कि जितने भी इदारे हमारे सिविलियन के पास हैं वो सारे तबाह बर्बाद हो चुके हैं। रेलवे, पोस्टल, PIA, स्टील मिल, इनके जो मैं जिस इदारे का आप नाम लेंगे वो सारा तबाह बर्बाद हो चुका है। और वहाँ पर कौन बैठे हैं? हमारे ये बाबू जुटाइयों वाले जो हैं सिविल ब्यूरोक्रेट। और इसके मुकाबले जब हम मिलिट्री की तरफ देखते हैं तो वो उन्होंने दफ़ा नाकाबिल तस्कीर किया हुआ है हमारा। इनकी मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी जो अगर कंपैरिजन करें तो हमारी मिलिट्री ने जो उनके पास है दफ़ा उनकी जिम्मेदारी उनको दी थी, उन्होंने दफ़ा हमारा नाकाबिल तस्कीर किया हुआ। एक गोली से लेकर एक जहाज़ तक, एक टैंक से लेकर मिसाइल तक और एटम बम तक हम खुद बना रहे हैं।
अगर आपने इस मुल्क को ठीक करना है तो सबसे पहले हमारे ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको ठीक करना होगा। और कौन करेगा? चलें आप ये चीज़ जो है आप देखें नहीं, इसको तो इमरान खान साहब ने करना है, ये उनकी जिम्मेदारी है और उनको चाहिए कि वो इन पर हाथ खींचे, इनके लिए कोई कानून साजी करें, हमारी पार्लियामेंट जो है इनके लिए जो है इनको कंट्रोल किया जाए। ये अगर ठीक हो जाए, यकीन करें अगर एक एसी ठीक हो तो किस तरह उसके नीचे पटवारी से लेकर जो तहसीलदार तक वो करप्शन कर सकते हैं, और यही लोग नजर रखेंगे। यहाँ पे फुकदान तो है, वो चाहे हिकमत अमली का है, टीम वर्क का है, क्या चीज़ है, लीडरशिप है, कि वो चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा। तो उसकी वजह ये थी कि जब ये खान साहब आए तो इनका मैंने जिक्र किया था करप्शन था, तो ये सारे लोग, ये जो माफिया, मैं माफिया इनको कहूँगा, हमारी इस ब्यूरोक्रेसी को, ये माफिया घबरा गया कि अगर खान कामयाब हो गया तो इसने फिर हमें जो है फिर हमारी भी जो है वो याशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो ये मिल बैठ कर लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को नाकाम किया जाए, और ये उनकी पॉलिसी है। अब आगे बढ़े, अगर पीडीएम की बात करें तो पीडीएम देखें राणा साहब, ये मैं डे फर्स्ट से ही ये कह रहा हूँ कि ये जो पीडीएम नहीं है, ये डाकू मूवमेंट है, ये अपना लुटा हुआ पैसा, अपनी करप्शन। देखिए अब पीपल्स पार्टी को पता है कि नवाज शरीफ ने करप्शन किस तरह की, नवाज शरीफ को पता है कि जरदारी साहब ने करप्शन किस तरह की, और फजल रहमान वो तो दोनों के साथ हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में भी शामिल, दोनों को जानते हैं, दोनों ने कैसे की है। तो ये तीनों लगे हुए थे अपनी करप्शन बचाने के लिए। अब जब ये मौलाना साहब जो हैं वो असेंबली से बाहर हैं, मियाँ साहब मुल्क से बाहर हैं, मरियम जो है मुल्क से बाहर है, उन्हें क्या परेशानियाँ, वो भी असेंबली से बाहर हैं, बाहर हैं। मरियम की बात करूँ, मियाँ साहब तो बाहर हैं, मरियम असेंबली से बाहर हैं, असेंबली से बाहर हैं। अब ये चाहते ये हैं कि हम अगर हम नहीं है तो कुछ भी नहीं, हम नहीं है तो ये निज़ाम नहीं। अब वो चूँकि पीपल्स पार्टी तो अपनी करप्शन बचाने के लिए पीडीएम का हिसाब बनी, लेकिन अब वो कह रहे हैं असेंबली से इस्तीफे दें। जब असेंबली से इस्तीफे दें तो उन्हें फिर अपनी जो सिंध गवर्नमेंट है वो किधर जाएगी? अगर सिंध में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की ना होती, वहाँ पर भी अगर पीटीआई की हुकूमत होती तो उन्होंने कब से इस्तीफे देकर ये लॉन्ग मार्च कर चुके होते। मसला सिर्फ और सिर्फ अपनी सिंध गवर्नमेंट को बचाना है, जो उनके लिए एक सोने की कान है। नहीं, पहले तो इनकार कर दिया, अब रब्ता हुआ, फिर उससे नवाज शरीफ से फिर सुना है कि हदायत जारी हो रही है, इत्तफाक भी हो गया। नहीं, ये जरदारी साहब जो है ये बड़े मुफाहमत नहीं, वो सियासतदान जो है वो जितनी वो सियासत अपनी करप्शन बचाने के लिए लगा रहे हैं, मैं कहूँगा अगर वो मुल्क बचाने के लिए लगाते तो वो किसी आगे जा सकते थे। उनका मकसद जो है वो बहुत कनिंग है। मरियम जो है वो, मरियम बीबी जो है वो अभी नहीं है, सियासत का उन्हें तजर्बा नहीं है कि मामलात को किस तरह आगे चलाना है, तो उनको एक्सपीरियंस आएगा। अब जरदारी साहब देखें, अपना बंदा उन्होंने इस्लामाबाद से जितवा लिया, गिलानी साहब को, जब ये मामलात चल रहे थे अब ये बात मरियम बीबी को समझ में आ गई। इसी वजह से उन्होंने अंदर से गेम करके 7 वोट जो है उन्होंने मुस्तरद करवा के गिलानी साहब को हरा दिया, क्योंकि अगर ये गिलानी साहब जीत जाते तो पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल देखे ना। अच्छा, यानी आपको लगता है कि नून लीग नहीं है, ये गेम सारी नून लीग की ही थी, उनको ये उनको इन टाइम समझ आ गई थी और हुकूमत बर्दाश्त कर गई। पीटीआई जो करप्शन के खिलाफ है, जो वाज़े तौर पे कहते थे वो कानून लाना चाहते थे, ऑर्डिनेंस लेके आए, करप्शन नहीं चाहिए, उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं बोला, उन्होंने भी कबूल कर लिया। और उसके बाद उन्होंने यानी वो गिलानी साहब के बाद भी एक तो उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया और उसके बाद चेयरमैन सेनेटर। जरदारी साहब जो है वो शुरू से नून लीग के साथ खेल रहे हैं, उनको वो अपने पत्ते जो हैं वो अपने कार्ड बड़े अच्छी तरीके से पीटीआई को वैसे ही फायदा हो रहा है। देखिए वो इन दोनों की आपस की देखें ना, ये दोनों आपस में मुतफिक नहीं है, ये दोनों अगर एजेंडा एक हो। देखिए जब 2008 के इलेक्शन से पहले देख लें, ये दोनों एक पेज पर थे। नहीं वो तो थे, लेकिन इसके बावजूद एक इकट्ठ है, इत्तेहाद है। सर वो मैं और उसी तरफ आ रहा हूँ कि जब 2008 में इकट्ठे थे कि इनके सामने एक पोजीशन थी, सामने थी हुकूमत मुशर्रफ की। जब मुशर्रफ हटा, ये फिर 10 गिरबान हो गए, फिर जरदारी को लाहौर, कराची, लड़काने की गलियों पर नंग सीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, वो दूसरी तरफ नारे लगा रहे थे मियाँ साहब, और जो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब भी यहीं कि मरियम बीबी की जो तकरीरें मौजूद हैं कि आप वोट इमरान खान को देंगे तो वो जरदारी को जाएगा, जो जरदारी का वोट देंगे वो इमरान खान जाएगा, ये जरदारी इमरान एक गठ है। लेकिन जब इमरान खान आ गया, अब फिर ये दोनों इकट्ठे हो गए। आज मैं कहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब और पाकिस्तान के साथ बीच में से निकल जाती है, ये फिर एक दूसरे के सामने जो है उसी तरीके से 2008 वाली सूरत पर आ जाए। नहीं ये तो कॉमन है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है। इजलास 4 अप्रैल को होगा जरदारी हाउस में, और ये होगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, और उसमें ये सारी बातें मशावरत होगी, पीडीएम को फैसलों से आगाह किया जाएगा इस्तीफों के मामले में। देखिए ये आज कोई इस्तीफा को अपराध नहीं हुआ ना, ये आज से 3 महीने पहले की बात भी है। उस वक्त भी इनका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था, उसका क्या रिजल्ट निकला। अब देखें, अब जो लास्ट मीटिंग हुई है, मौलाना साहब बड़े गुस्से से गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने प्रेस टॉक किया, सिर्फ अपना उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया और वहाँ से निकल गए, और मरियम बीबी जो है आवाज़ देती रही। मौलाना साहब सुने लोग, मौलाना साहब तो अब कोई इत्तेहाद की सूरत है या वाकई इंतशार? जरदारी साहब जो कि वो बड़े शाने आदमी हैं इस हवाले से, वो इत्तेहाद को टूटने भी नहीं देंगे और इसको आगे चलने भी नहीं देंगे। वो इस मैं बार अमीर से पूछता हूँ, क्योंकि वो लाहौर में बैठे हैं और बड़ा बेहतर जानते हैं नून लीग की पोजीशन को।
मार साहब कैसे देख रहे हैं, नवाज शरीफ और फजल रहमान का असद जरदारी से रब्ता हुआ है, इत्तेहाद कायम रखने पर फिर इत्तफाक हो गया है और जेल भरो तहरीक पे तबादला ख्याल और साथ में कारकुनान को लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहने की हदायत कर दी गई है। अभी भी कुछ बचा है, बाकी कुछ ऐसा होगा? ये देखें मेरी बात सुने, ये देख रहे हैं कि कोई हमें रास्ता मिल जाए जो ज़रा रोड अच्छा बना हुआ है उस पर हम चढ़ जाएं, पटरी पे चढ़ जाएं, लेकिन इनको पटरी वाला वो जो ना रास्ता मौलाना साहब को नहीं मिल रहा। मौलाना साहब कोशिश कर रहे हैं, वो बार बार आंखें निकालते हैं, दिखाते हैं कि शायद अभी मुझे कहीं से कोई रास्ता मिल जाए या खान साहब से कोई रिस्पांस मिल जाए, लेकिन उनको वो नहीं मिला, कहीं से रोड मैप नहीं मिला। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पर कि हम ये तीन जैसे बंदे बैठे हैं ना, अगर हम तीन बंदे नेक नीति से एक दूसरे के साथ चलते तो हम वो तहरीक है, चाहे कोई भी है, चाहे किसी सफ़र में जाते वो कामयाब हो जाता है। अच्छा, अब सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पीपल्स पार्टी, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि वो जो है सिर्फ इनको खिला रही है सबको, पीडीएम पूरे के दूसरे लोगों को। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ देखें, जरदारी साहब फिर भी खेल के अपना जो है वो थोड़ा मकाम बना गए कि जरदारी की पार्टी मौजूद है, हालांकि पंजाब में तो कहीं है ही नहीं, लेकिन इसका नुकसान किसको पहुंचा है? मरियम बीबी आपको पहुंचा है, आपकी नून लीग को पहुंचा है। इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं? ना आप रहे तितर ना रहे बटेर, कहाँ है आपकी नून लीग कहाँ है? आपने तो अपने आप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, नहीं तो ये जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, ये जो राब्ता हुआ है जरदारी साहब का और मौलाना और नवाज शरीफ का, इसके बाद भी आपको ये लगता है कि इत्तफाक कोई नहीं है, बस वो नाम का इत्तफाक नहीं? अदील साहब तो ये पहले क्या था? सही, ठीक है, पहले आप जब अयाज सादिक के घर बैठ के जो है खाने खा रहे थे, ठीक है, बिलावल साहब आ रहे थे, आप यार मैं तो हैरान हूं कि नून लीग से जरदारी साहब ने क्या किया कि वो लाड़काना में गई मरियम नवाज तो जिया भुट्टो को नारे लगा रही थी, तो आप कहाँ खड़े हैं? ठीक है, ये अंदर से ही एक दूसरे के साथ नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपना मफाद, ये वो पार्टी है कि अपना मफाद कभी नहीं छोड़ती कहीं से भी। मैंने पहले भी यही कहा था और आज भी यही कहूँगा, फिर भी यही कहूँगा कि पीपल्स पार्टी कभी भी सिंध की हुकूमत नहीं छोड़ेगी। सिंध की हुकूमत छोड़ेगी तो पीपल्स पार्टी के साथ जो नैब के रिडार में है तकरीबन 700 लोग हैं। यानी आपकी नज़र में ये पक्का है कि पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत नहीं छोड़ेगी, इस्तीफे नहीं देगी? बिल्कुल इस्तीफे नहीं देगी, क्योंकि ये सारे जो है पीडीएम का। और दूसरा मेरी बात सुने, जो लॉन्ग मार्च है वो मेरे भाई दिन चले गए, मौलाना साहब के बंदे कुछ फिर भी निकल जाएंगे, तो भाई आप लाहौर के जलसे में बंदे जो है मरियम साहबा निकाल नहीं सकी। ठीक है, आपने जोर लगाया, आपने हर चेयरमैन यूसी चेयरमैन के जिम्मे 1000 बंदा लगाया, ठीक है, जो 100 बंदा ना निकाल सका। बंदे ज्यादा अगर थे तो मौलाना साहब के थे। ठीक है, मैं ये बात एग्री करता हूं कि उस दिन लाहौर के उस जलसे में मीनार पाकिस्तान पे मौलाना साहब के बंदे थे। अच्छा, पीपल्स पार्टी के चंद लोग थे, पीपल्स पार्टी के। अच्छा, अब जो सिंध वाले लोग थे ना भाई, वो पहले एक दौर था कि जिये भुट्टो का नारा लगता था तो वो उनको होश ही नहीं रहता था कि हमने करना क्या है, उसी नारे के जोश में ही निकल पड़ते थे। अब ये क्यों बार बार डिले होता है? क्योंकि इनके लोग निकल ही नहीं रहे। और मैं ये यकीन माने कि लोग, इसका मतलब है कि अब लॉन्ग मार्च होगा नहीं। ये डेट पे डेट, मैं आपने पहले प्रोग्राम में हमने यही कहा था कि लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, हमने कहा नहीं होगा लॉन्ग मार्च। ठीक है, मैंने कहा ये सिर्फ जो है, ये देखें, ये तलाश कर रहे हैं मफाहमत का रास्ता, सही, कि किसी तरीके हमें कहीं से कोई मफाहमती रास्ता मिले और उस रास्ते पे चल के हम कम से कम बाकी जाएं, जितने भी हमारे साथ के हैं वो जेलों में जाएं, जिधर जाएं, जरदारी साहब बच जाए, वो जो सिंध में फरियाल तालपुर साहबा हैं जिनके ऊपर बहुत सारे सिंध हुकूमत चलाने के इल्जाम है, पता नहीं बहुत सारे लोग अंदर भी तो हैं, ये वो लोग चाह रहे, बहुत सारे लोग अंदर भी तो हैं, में भी वही जी, बहुत सारे लोग अंदर भी हैं। खुर्शीद शाह साहब कहाँ हैं? ठीक है, ये इसी बात पे कि मामलात कुछ बेहतरी की तरफ आ जाए, हम अपना चुप करके, वो तो कह रहे हैं कि खान साहब को अगर ये केसेस वेसेस की तरफ कम बढ़ते हैं या नैब को थोड़ा अगर पीछे ले आते हैं तो हम जो है, क्योंकि हुकूमती जमात है, उनका नैब ने भी उनको ज़्यादा करना है, लेकिन जो है इस वक्त अहम मसला ये है कि खान साहब थोड़ा महंगाई कंट्रोल करें। ताकि मैं मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। महर साहब आते हैं, महंगाई के हवाले से भी बात कर लेंगे, लेकिन ज़रा इंतखाबी इस्लाहात की बात कर लेते हैं। गुल अखलाक साहब, वज़ीर आज़म की हिदायत पर स्पीकर कौमी असम्बली मुतहरक असद कैसर की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात।
इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के क़याम पर तफसीली मशावरत मेंबरान की नामजदगी के लिए तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को ख़त लिख दिया। कैसे देख रहे हैं, आखिर वज़ीर आज़म की हदायत पर ये तहरीक पैदा हो गई है असम्बली में, ऐवानों में, और चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली मिल रहे हैं, और आपको लगता है वाकई कोई फ़र्क पड़ेगा या कुछ किया जाएगा ये इस्लाहात के हवाले से? सब इस्लाहात होनी चाहिए। हम आज भी वही 70 साल का अंग्रेज़ का जो कानून है उसी के मुताबिक चल रहे हैं, उसी के मुताबिक अपना मामला को चला रहे हैं। देखिए, अब जिस तरह सेनेट का मामला हुआ तो जो खान साहब जो पहले दिन से कह रहे थे कि इसको ओपन बैलेट के जरिए करवा दें, मामले ख़त्म हो जाएगा। देखिए, अगर अब जो सदर का इलेक्शन है, जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, वो अगर ओपन हैंड से होता है तो फिर ये जो दूसरे मामलात हैं कि सेनेट का इलेक्शन भी ओपन हैंड क्यों नहीं हो रहा, और शो ऑफ हैंड से हो जाए, मामला ख़त्म हो जाते हैं, तो जो फिर ये हॉर्स ट्रेडिंग और जो बोलियाँ लगना ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस वक्त इन्हीं दोनों जमातों ने मुखालफत की इसी चीज़ की। अगर ये मुखालफत ना करते, इस साथ में तवन कर जाते और ओपन हैंड का होता तो शायद आज चेयरमैन सेनेट भी इन्हीं का होता, वो जो 7 वोट। लेकिन पीटीआई ने भी कोई उसके बाद तो कोई ऐसी दलील नहीं रखी कि चलो अब कर लो, कोई ऐसी बात देखिए ना, ये जो अभी कमेटी बनाई गई है तो ये बेसिकली इसी इस्लाहात के लिए बनाई गई है कि आप तमाम पार्टियों को 57। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना तो लिया ना हर चीज़ को, अपने बंदों के बिखरने पे, वो किसी की जानब से खरीदो फरोख्त की वजह से, या जो उनकी तरफ से हुआ, आपको लगता है बाकी वो बड़ी नीट एंड क्लीन और साफ़ और शफाफ जमात? नहीं, देखें जो तहरीक इंसाफ है, देखें अगर हम पिछला इलेक्शन देखें तो उस वक्त जब इलेक्शन आपके सर पर हों और आप 25 MPs को अपनी पार्टी से निकाल दें, ये बहुत बड़ा दिलेराना और जुर्माना फैसला था। तो ये उसी को उन्होंने, शायद खान साहब के जहन में भी था, तो इसी वजह से उन्होंने ओपन बैलेट के जरिए ये इलेक्शन का मुतालबा किया था। तो अब ये वक्त है, देखिए ये हर जमहूरी प्रोसेस है। नहीं, वो उन्होंने बस मुतालबा किया था, साथ में उन्होंने ये भी बोला था कि ये अपोजिशन रोएगी, हुकूमत के पास पावर होती है। बल्कि मैं थोड़ा सा अगर आगे चलूँ तो NA-75 डस्का का ज़िमनी इंतखाब, वहाँ पे जो सूरत हाल रही आपने भी देखी। इलेक्शन कमीशन ने जो तफसीलात हैं, रिकॉर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। हल्के के 38 पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग के वाक़यात पेश आए थे और अब ये दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है। तो कैसे देख रहे हैं यहाँ पे वाकई किसकी कमज़ोरी है? देखिए, वहाँ पर कमज़ोरी जो है, हमारे मुल्क में जो सिस्टम है, लोग पुलिस से वगैरह से नहीं डरते। वो हम लोगों में अब 100 पुलिस वाला खड़ा कर दें नहीं है, लेकिन पाक फौज का एक एहतराम है, लोग पाक फौज को रिगार्ड करते हैं। पाक फौज का एक जवान खड़ा होगा किसी जगह पर तो इसका मतलब है बाकी सारे इदारे जो हैं वो खत्म हो गए, पाक फौज ही नहीं कामों को निपटाएगी। सर, यही तो ना सर, मैं आपसे अभी 5 मिनट पहले यही बात की थी कि हमारा जो दीगर हमारे इदारे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे जो लोग हैं, ये बिल्कुल जो है ये निकम्मे हो चुके हैं, ये नया ये काम कर ही नहीं सकते। लेकिन उसके जिम्मेदार तो हुकूमत ही है ना। देखिए ठहरा तो नहीं सकते। लेकिन हुकूमत जो है मामला इन्हीं के जरिए उन्होंने चलाना होता है, तो हुकूमत को चाहिए कि करे। ये पहला इलेक्शन था, इसमें हमारी अरबी तैनात नहीं हुई, फौज नहीं थी, तो रिजल्ट देख लें कितने बंदे जिसमें मारे गए। तो गुल अखलाक साहब, आपको नहीं लगता कि एक इलेक्शन के लिए भी यही सूरत हाल अपनानी पड़ेगी कि जैसे आप पूरा मुल्क का इलेक्शन करवा? हमारा सब जब ये हमारा जो कल्चर है, बिल्कुल पंजाब की जो हमारा जो जुनूबी पंजाब है और KPK हो गया या सिंध के, तो यहाँ पर लोगों को जातियात बना लेते हैं। हम अगर देखें ना, जो जातियात तो गुजरावाला बड़ा मसला जनूबी पंजाब में तो नहीं आता, लेकिन मुझे तो सोचना या पूछना ये है कि आपको क्या लगता है कि अगर ये एक इलेक्शन भी नहीं करवा पाते और उसमें भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही गायब हो जाते हैं, यानी अजीब अजीब किस्से हैं और वो नहीं बदले। ऑफिसर जो देखिए, वो जो 21 लोग जो गायब हुए, हालांकि वो जो मेरी इतला के मुताबिक, और मार साहब भी ये बेहतर समझते होंगे, लाहौर के करीब तरीन हैं, तो ये वो जो 21 पोलिंग स्टेशन थे वो PTI के मजबूत पोलिंग स्टेशन थे। वो वहाँ पर तो हुकूमत के साथ साजिश हो गई है, हुकूमत जो PTI के कैंडिडेट थे उनके साथ साजिश की गई कि वहाँ से जो 2000 का डिफरेंस था वो 21 पोलिंग स्टेशन से निकल जाना था, वहाँ पर इनके साथ साजिश करके PTI के साथ जो है वो गेम की उधर। PTI ने तो कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं अपनाया। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन पे अच्छी खासी तनकीद हो रही है। उन्होंने कहा था कि जो PTI का मौक़िफ़ था कि अगर आप पूरा इलेक्शन को ना डिवाइड ना करें, उन 21 हल्कों में दोबारा पोलिंग करवा दें। चलें, मैं फिर मार मीर साहब से पूछ लेता हूँ। मार साहब, आप क्या कहेंगे? एक तो इंतखाबी इस्लाहात का मिशन शुरू हुआ है, वज़ीर आज़म ने हदायत की हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की मुलाकात हुई है, खतूत लिख दिए गए, पार्लिमानी कमेटी का क़याम अमल में आ रहा है, और उसके बाद डस्का का इलेक्शन, वहाँ पे जो सूरत हाल रही उसके हवाले से भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में उसकी रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो कैसे देख रहे हैं ये सारी की सारी सूरत हाल? देखें, मैं ये कहूँगा कि खान साहब को ये मौका मिला है तो आप जितनी इस्लाहत ले आएँ, एक इस्लाहत ले आएँ कि ये जो सियासतदान बिकता है, अपना ज़मीर फरोश करता है,
ठीक है, यही कानून बना दें, इस ज़मीर फरोश के ऊपर पाबंदी लग जाए हमेशा के लिए, और ज़मीर फरोश को 25 साल के लिए ना, इसको या 10 साल के लिए जेल में डाल दें। तो ये सियासतदान ज़मीर फरोशी नहीं करता, ये हमसे वोट लेते हैं, ठीक है, इसी उम्मीद पे कि हम आगे आपके लिए जाके आपके बच्चों के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन ये क्या करते हैं, ज़मीर फरोशी करती हैं। इनकी सिर्फ आप ज़मीर फरोशी पे पाबंदी लगा दें। ऐसे आप किसको कह रहे हैं? जो पैसे लेते हैं उनके बारे में कह रहे हैं, जो देते हैं उनके बारे में कह रहे हैं? अगर दोनों ही ऐसे हैं तो बहुत सारे ऐसे देने वाले दोनों की बात कर रहा हूं। जी मैं दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। ज़मीर फरोश तो वो भी हो गया ना, जो ले रहा है और जो दे रहा है। नहीं तो सेनेट के इलेक्शन में पीटीआई के जो कैंडिडेट थे, जो पीटीआई के कैंडिडेट थे सेनेट इलेक्शन में, उनके बारे में भी वाज़ेह तौर पे जमात की जानिब से बातें सामने आई लेने देने की, और वो जो बलोचिस्तान के हैं अब्दुल कादर, उनके हवाले से भी आप जानते हैं। तो ये सारी ज़मीर फरोशी के अपोजिशन के हवाले से ही काउंट की जाती है? नहीं, देखिए, चाहे हुकूमती जमात है, पहले उनको अपनी सफ़ों से वो जो कचरा है, मैं कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, वो निकालना होगा। उसके बाद आप पहले हमेशा आप अपने कपड़े साफ करेंगे, दाग अपने उतारेंगे, फिर जाके दूसरों के दाग उतार सकते हैं। सबसे पहले आपको ये करना होगा। एक ही, आप ज़्यादा इस्लाहत की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा मैं आपको कह रहा हूँ कि राना साहब, इस वक्त जो इसमें गुजरा वाला इलेक्शन हुआ है डस्के वाला, उसमें फिर मैं यही कहूँगा कि आप खान साहब, ब्यूरोक्रेसी जो आपने बिठाई हुई है, डीसी डीपीओ बिठाए हुए हैं, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप अभी भी कोई अच्छे ऐसे, क्यों कि ये सारे किसी और के हिमायती हैं। लेकिन मैं मेरी एक बात तो सुनिए, वजीर आजम इमरान खान 22 साल उनकी जद्दोजहद है, अच्छा खासा उनका कैरियर है, अच्छे खासी उन्होंने साख बनाई है, और अब वो वजीर आजम हैं, आधा उनका दौरानिया गुजर चुका, और अभी तक यानी वो टीम खराब है, उन्हें समझ नहीं आ रही, इमेज उनका खराब हो रहा है, साख उनकी खराब हो रही है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही ब्यूरोक्रेसी की, वो कुछ कहीं पे भी वो जिम्मेदार नजर नहीं आते इंतजामिया के हवाले से। राना साहब, खान साहब की हुकूमत अभी आई है, और खान साहब के पास टीम, मैं फिर यही कहता हूँ, टीम नहीं है। अच्छा, अभी जो है ये लोग जो है डिप्टी कमिश्नर डीसी, ये हमजा शहबाज के साथ चल रहे थे, ये शहबाज शरीफ के साथ चल रहे थे, ये किसी और के साथ चल रहे थे, यानी कि पिछले अदवार में। तो ये फ़ायदा ज़्यादा उन्हीं का सोचते हैं। ये खान साहब, आपको हर तरफ से डैमेज किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी ना करें, महंगाई भी अभी कम ना करें, सिर्फ ये माफिया पे इतना ही हाथ डाल दें। ये कुछ आपके साथ भी माफिया बैठा हुआ है कि आप ये सिर्फ प्राइस कंट्रोल कर लें, आप ऊपर से प्राइस कंट्रोल कर लें, यकीन करें आपकी आधी महंगाई खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो ब्लैक में चीज़ें लोग ब्लैक करके, अभी देखें हम कैसे मुसलमान हैं, रमज़ान शरीफ का महीना भी आया नहीं, अभी से हमने स्टॉक करना शुरू कर दिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी है। मार साहब, मुझे तो सिर्फ ये बता दें कि ये अगर सब कुछ हो रहा है तो कौन जिम्मेदार होगा? फिर भी देखें, इसमें सियासतदान जो है वो अपने फ़ायदे उठा रहे हैं। यकीन करें, ये पीटीआई वालों को हुकूमत पहली दफ़ा मिली है। मैं आपको बताऊं कि कई लोग ऐसे हैं, बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूं, वो डिप्टी कमिश्नर के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए, ठीक है, उनके लिए यही सियासत उनका कि बड़ा कद बढ़ जाता है कि फलां तो ये पहली बार मिली है, तो वजीर आजम तो कभी नहीं चाहेंगे कि पहली बार वाली ही आखिरी बार हो जाए। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि वज़ीर आज़म साहब, आप जो है कोई कमेटी ऐसी बनाएं जो इनके ऊपर नजर रखे। फोटो सेशन सिर्फ फोटो सेशन की हद तक, और ये अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने वाले। सही, चले मैं आगे रिश्तेदारों, सुने, रिश्तेदारों को एक मेरी बात जी, आप वज़ीर आला साहब पंजाब के ऊपर नजर डालें, 16 करोड़ के फंड जो है सिर्फ एक घर को दिए जा रहे हैं, माजरत के साथ, ठीक है। 16 करोड़ का फंड अपने सुसर साहब के घर को रास्ता ले जाने के लिए और वहां खाल पक्की करने के लिए आप 16 करोड़ दे रहे हैं। और भाई 16 करोड़ के आटे में दे देना लोगों को रिलीफ, ताकि लोग आपसे मोहब्बत करें। चलो ये तो आपके पास ये खबरें मौजूद हैं ना कि अपनों को नवाजा जा रहा है, और पीटीआई की हुकूमत में जो सिर्फ इल्जाम ये लगते हैं कि जी पिछली हुकूमतें सब वही काम, राना साहब, वही काम जो नून लीग करती थी, पीपल्स पार्टी करती थी, वही काम इनके एमपी एमएनए ने शुरू कर दिया। चले मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे पास महदूद वक्त है, साले को नवाज दो। मार साहब महदूद वक्त है, मैं जरा सवाल कर लूँ गुल अखलाक साहब से। मरियम नवाज की मुश्किलात बरकरार हैं, बल्कि बढ़ गई हैं, कह लें कि एहतसाब अदालत लाहौर ने जाती अमरा अराजी केस में तलब कर लिया। केसेस पर समाअत 26 मार्च को होगी। अब ये 2 केसेस की समाअत है। आखिर एकदम से ये सारी सूरत हाल, और मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि जी ये दोबारा तलबी जो है एहतसाब के मुँह पर तमाचा है। शहजाद अकबर यही कहते हैं कि जी वो प्लाट्स अलाट किए गए हैं, ये रिकवरी जो है यकीनी बनाएंगे। देखिए राना साहब, आपको याद होगा आगे प्रोग्राम में मैंने एक बार बात की थी कि नैब क्यों नहीं जा रही मरियम बीबी के खिलाफ हाई कोर्ट में उसकी जमानत कैंसिल करवाने के लिए।
देखिए मरियम साहिबा को जो उस वक्त भी जमानत मिली थी वो कंडीशनल बेल थी मियाँ साहब की सेहत के हवाले से कि बड़े मियाँ साहब की सेहत ठीक नहीं है, उनको मैं उसके लिए वो बाहर आई थी। अब जब मियाँ साहब इस मुल्क के अंदर नहीं हैं, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, तो मरियम फिर बाहर क्यों आज़ाद फिर रही हैं? बाकी आप जो दीगर जो कैदी हैं उनके साथ करते हैं, उनको बेचारे कैदियों के वकील मर जाते हैं, वहाँ से कोई उनकी बेल नहीं होती है, अदालतों ने बाहर नहीं निकालती, और आपने जो है वो मरीम बीबी को बाहर भेजा हुआ है और वो आज़ादाना तौर पर मुल्क के खिलाफ और मुल्क के इदारों के खिलाफ वो बयानबाजी कर रही हैं, तो उनकी बेल के लिए नैब क्यों नहीं जा रहा है? ये तहरीक पैदा हुई है कि वो बयानबाजी कर रही है। लेकिन देखिए जो आपको बेल मिलती है उसकी भी कुछ शराइत होती है। नहीं तो ये शराइत तो आपने इदारों को पहले नहीं पता होंगी। नहीं देखिए, जब उन्होंने तावन नहीं किया इदारों के साथ, नैब के साथ, तो फिर नैब को ये इख्तियार हासिल है कि वो उनके खिलाफ दोबारा कोर्ट में जा सकती हैं, और हाल में कल वो मंडे को कोर्ट में गए भी थे। आप इस सूरत नहीं होना चाहिए, मरीम साहिबा को अंदर होना चाहिए, जो वो सजा याफ्ता हैं वो बेल पर हैं, उनके जो अगर बाकी लोग जो हैं वो अगर 10 रुपये की चोरी वाला जो है वो 10 साल जेल से बाहर नहीं आता, अरबों वाले क्यों बाहर फिर रहे हैं? वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। गुल अखलाक साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। मैं अमीर आपकी शिरकत वक्त और तजज़िये का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।